गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RKCI में। आज हम कक्षा 12 की बायोलॉजी विषय का सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको चैप्टर वाइज सारे के सारे चैप्टर्स का PYQ, वन लाइनर, फिल इन द ब्लैंक्स वाले सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपको सॉल्व कराएंगे। तो आप ये टेस्ट जो सीरीज है आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। फाइनल तैयारी करने के लिए बेस्ट रहेगी, क्योंकि जो भी टॉपिक आपने जो पढ़े हैं उनको वन टॉपिक, जैसे वन चैप्टर बाय चैप्टर, यानी हर फर्स्ट चैप्टर, इसमें जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, छोटा बनेगा तो कौन कौन सा बन सकता है, वन लाइनर बनेगा तो कौन कौन सा बन सकता है, और फिल इन द ब्लैंक्स वाले रहेंगे तो कौन कौन से बन सकते हैं, और बड़े रहेंगे तो कौन कौन से बन सकते हैं, वो आपको सारे कराएंगे। बाकी आप जोड़े रहें। पहला जो आज हम जो सॉल्व कराएंगे वो है पहला चैप्टर, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, और ये 12th क्लास में 6 नंबर का है। ठीक है, तो आज देखते हैं इसके क्वेश्चन। बने रहिएगा क्लास में। तो पहला चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। अब मैंने इसमें सारे के सारे टाइप्स के क्वेश्चन इंक्लूड कर लिए हैं। अब पहला जो क्वेश्चन है वो है जल हायसिंथ व जल कुमुदिनी में परागकण किसके द्वारा होता है। ठीक है, आपको इसमें क्या बताना है कि जो दो पादप हैं, ठीक है, इसमें जो पॉलिनेशन होगा, परागकण होगा, वो किस विधि द्वारा होगा, किस यानी वो एक्सटर्नल फैक्टर कौन सा रहेगा। तो ध्यान रखना, जितने भी जलीय पादप होते हैं ना, अब आपको एग्जामिनर इसमें फंसाने का प्रयास करेगा। देखो, आप क्या सोचते हो, जल सिंधी और जल कुमुदिनी यानी जल में रहने वाले पादप हैं। आप क्या सोचोगे कि जो परागकण की विधि होगी वो भी जल के द्वारा होती होगी। तो ऐसा नहीं है। जलीय पादप, जितने भी जलीय पादप हैं उनमें मैक्सिमम जो पोलिनेशन होता है, परागकण होता है, वो कीट और वायु के द्वारा होता है। ठीक है, क्या याद रखोगे, कीट के द्वारा और वायु के द्वारा होता है। ठीक है, तो पहले का आंसर आ जाएगा कीट व वायु। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा है आवर्त बीजी पादपों का बीजांड तकनीकी के रूप में किसके तुल्य समकक्ष होता है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो देखो, ये बोलना चाह रहा है बीजांड जो तकनीकी है, ठीक है, वो किसके समतुल्य रहती है। तो बीजांड तकनीकी हमेशा किसमें करते हैं हम, गुरु बीजाणु धानी में करते हैं। किसमें करते हैं, गुरु बीजाणु धानी में। ठीक है, ठीक, बीजांड किसमें बनता है, गुरु बीजाणु धानी में, तो ये रहेगा। ठीक है, फिर है तीसरा पुंकेसर के पुतंतु। ठीक है, पुंकेसर के जो पुतंतु हैं, फिलामेंट्स हैं, उसके बारे में। पुंकेसर के फिलामेंट का समीपस्थ छोर किससे जुड़ा रहता है। तो देखो, ये होता है हमारा नर भाग। ऐसा देखो, पुष्प कैसा होता है, पुष्प में बना के बताता हूं, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। ये हमारा मान लो ये हमारा थैलेमस, पुष्पासन। ये क्या है, पुष्पासन है बेटा। अब पुष्पासन पे यहां पर क्या रहती है, ये क्या है, ओवरी। ये क्या है, नर भाग। ये क्या है, दल पुंज, और ये क्या है, बाह्यदल। ठीक है, अब देखो इस नर भाग की संरचना देखनी। ये क्या है हमारा, एंथर। इस प्रकार का रहता है एंथर। ठीक है, देखो, यानी एंथर क्या है हमारा, ये वाला भाग एंथर है, ये एंथर है। ठीक है, अब इसको देखो, ये वाला भाग तो कौन सा है, समीपस्थ भाग। ये कौन सा है, डिस्टल पार्ट यानी दूरस्थ भाग। ये कौन सा हो गया, डिस्टल, और ये कौन सा हो गया, प्रोक्सिमल। प्रोक्सिमल मतलब समीपस्थ। तो ये क्वेश्चन आता ही आता है कि नर भाग का, ठीक है, पुमंग का समीपस्थ भाग किससे जुड़ा रहता है। तो ये क्या है, थैलेमस या पुष्पासन। तो क्या बोलोगे, समीपस्थ भाग पुष्पासन से जुड़ा हुआ है और दूरस्थ भाग एंथर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को अलग से नोट करके लिख लेना नोट्सों में कि जो पुंकेसर है उसका समीपस्थ भाग तो पुष्पासन से जुड़ा हुआ है, जबकि दूरस्थ भाग पुंकेसर से जुड़ा हुआ है। ठीक है,
अब क्या बोल रहे हैं, समीपस्थ छोर किससे जुड़ा हुआ है, तो समीपस्थ जो छोर है वो किससे जुड़ा हुआ है, पुष्पासन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में है चौथा क्वेश्चन, देखो आवर्त बीजी पादपों में नर युग्मोद्भिद यानी मेल गैमेटोफाइट क्या बनाता है। ठीक है, तो क्या बनाएगा, पहला ऑप्शन है एक नर युग्मक व एक कायिक कोशिका। यानी देखो जैसे मान लो पॉलिनेशन हो गया और ये कहां पर पहुंच गया, पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंच गया, तो स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद देखो उसमें क्या रहेगा, देखो एक तो देखो स्टिग्मा पर पहुंचा और इसमें क्या है, इसकी संरचना देखो, स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद इसकी संरचना ऐसी होगी, ये तो क्या है कायिक केंद्रक, और यहां पर दो केंद्रक बन जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मेल नर केंद्रक, नर युग्मक, और ये कायिक कोशिका। अब देख लो दो नर युग्मक वाले और एक कायिक कोशिका रहेगी। अब इसमें जो भी ऑप्शन है वो लगा लो, एक नर युग्मक व एक कायिक कोशिका, गलत बात। एक नर युग्मक व दो कायिक कोशिका, दो कायिक कोशिका तो होती ही नहीं है कभी, ये भी गलत। तीन नर युग्मक तो बनते ही नहीं है, दो नर युग्मक बनते हैं, दो नर युग्मक व एक कायिक कोशिका, तो ये सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, फिर है पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या है, एक आवर्त बीजी पादप में कार्यशील फंक्शनल मेगास्पोर से क्या विकसित होता है। तो एक फंक्शनल मेगास्पोर जो होता है ना वो क्या बनाता है, एम्ब्रियो सैक बनाता है, यानी भ्रूण कोष बनाता है। कैसे, देखो स्टार्टिंग में हमारे पास कौन सी कोशिका थी, ओव्यूल में, अंडे में कौन कौन सी थी, एमएमसी सेल थी। अब एमएमसी सेल में क्या हुआ, मियोसिस हुआ, मियोसिस होता है, तो मियोसिस होता है तो कितनी कोशिका बन जाती है, 1 2 3 4, ये चैलेजा की तरफ है, ये माइक्रोपाइल। ठीक है, दो होते ना, एक चैलेजर एक माइक्रोपाइल। अब देखो माइक्रोपाइल की और की तीनों कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, नष्ट हो गई तो क्या बच गया, क्या बचा, एक एमएमसी, एक मदर सेल बची। अब देखो इसमें क्या होगा, माइटोसिस फर्स्ट होगा, यानी माइटोसिस पहली बार होगा, ऐसा नहीं फर्स्ट सेकंड, ऐसा नहीं है, एक माइटोसिस होगा तो कितनी कोशिकाएं बन जाएंगी, 2 कोशिकाएं। फिर इसमें होगा तो 2 कोशिकाएं आ जाएंगी, 2 यहां बन जाएंगी। फिर वापस से माइटोसिस तीसरा होगा तो 4 कोशिकाएं ऊपर और 4 कोशिकाएं नीचे। ठीक है, 4 कोशिकाएं ऊपर और 4 कोशिकाएं नीचे, ऐसे हो जाता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक माइक्रोपाइल की ओर से, एक चैलेजा की ओर से बीच में आने लगती है। बीच में आ गई तो देखो 3 ऊपर रह जाएंगी और 2 बीच में और 3 फिर से नीचे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अब ये क्या बन गया, पूरा का पूरा एम्ब्रियोसैक बन गया, इसी को तो एम्ब्रियोसैक बोलते हैं। तो एम्ब्रियोसैक देखो आवर्त बीज में क्रियाशील, अभी क्रियाशील कौन सा था, ये वाला था, बाकी ये तो नष्ट हो गए थे ना। तो क्रियाशील गुरु बीजाणु यानी मेगास्पोर क्या बनाता है, क्रियाशील मेगास्पोर ने क्या बनाया, एम्ब्रियोसैक बनाया, इसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोसैक बोलते हैं। ठीक है, बाकी 3 अक्रिय हो गए थे, जो क्रियाशील बचा इसी ने एम्ब्रियोसैक बना लिया। ठीक है, ये था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक सा है। ठीक है, तो आपको इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। पादप का वह कौन सा भाग है जिसमें 2 पीढ़ियां अर्थात एक पीढ़ी के अंदर, एक पीढ़ी दूसरे के अंदर है। क्या है, 2 पीढ़ियां हैं और जिसमें एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी के अंदर है, ध्यान रखना। यानी एक पीढ़ी तो कौन सी होगी, मुख्य पादप की, एक पीढ़ी किसकी हो जाएगी, मुख्य पादप की, और दूसरी पीढ़ी कौन सी होगी, जो उसके अंदर बन रही होगी, और फिर से ये पीढ़ी तो यूं क्यों रहेगी, ये वाली पीढ़ी इससे अलग होकर फिर से नया पादप बना लेगी। इसका मतलब ये है। तो वो ऑप्शन देखने आपको जिसमें एक मुख्य पादप तो ये है, मान लो एक मुख्य पादप ये है, इसके अंदर ये क्या बन रहा है बेटा, मुख्य पादप है, इसके अंदर ये क्या है, फल है, मान लो कोई, इसके अंदर क्या बन रहा है, इसके अंदर क्या बना, बीज बना। ठीक है, ऐसा फल जिसके अंदर बीज बना, और ये और बीज बना, बीज बनने के बाद बीज पका और ये बीज इसमें से हट गए और फिर से ये बीज उगा और नया पादप बना लिया। या और ये फल भी उसके बाद भी जिंदा रहना चाहिए एज इट इज, तब तो इसको क्या बोलेंगे, एक पीढ़ी के अंदर दूसरी पीढ़ी स्थित है। अगर मान लो बीज अलग हुआ और ये नष्ट हुआ तो इसको बोलेंगे नहीं एक पीढ़ी के अंदर दूसरी पीढ़ी स्थित है, बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये तो पहली पीढ़ी तो नष्ट हो गई ना। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें एक पीढ़ी के अंदर दूसरी पीढ़ी छिपी हो, यानी ये वाला बीज इससे अलग हो जाए फिर भी ये वाली जो संरचना है, मुख्य पादप है, वो जिंदा रहे और बीज भी जिंदा रहे। ठीक है, ऐसा ऑप्शन देखना है। तो देखो पादप का वह कौन सा भाग है जिसमें 2 पीढ़ियां एक पीढ़ी के
एक पीढ़ी दूसरे की पीढ़ी के अंदर जीवित है। देखो कौन कौन से होंगे, पराग कोष के अंदर परागकण, क्या बोल रहा है, एंथर है, एंथर के अंदर क्या है, पोलन ग्रेन है, एंथर के अंदर क्या है, पोलन ग्रेन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक पीढ़ी के अंदर दूसरी है, ये एंथर तो किसकी पीढ़ी है, मुख्य पादप की, और पोलन ग्रेन क्या है, ये फिर से नया पादप बना रहा है, तो एक पीढ़ी के अंदर दूसरी पीढ़ी है, ये ठीक है। दूसरा, दो नरयुग्मक वाली अंकुरित परागकण, जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन विद टू मिल चुके, ये तो नष्ट हो जाती है ना पोलन ट्यूब, तो एक फल के अंदर बीज, सीड इन फ्रूट्स, फ्रूट्स नष्ट हो जाता है, सीड जिंदा रहता है। बीजांड के अंदर भ्रूण कोष, एम्ब्रियो सैक इन ओवल, तो ये ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहे हैं, पराग कणों को बहुत वर्षों के लिए द्रव नाइट्रोजन में किस तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है। तो देखो अगर मान लो हमारे पास क्या है, लिक्विड परागकण है, और परागकण को हमको क्या करना है, सुरक्षित रखना है, ठीक है, स्टोर करके रखना है, तो हम सबसे पहली बात तो किस में रखेंगे, द्रव नाइट्रोजन इसके लिए यूज लेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपसे हो सकता है ये पूछ ले परागकण को किस लिक्विड में स्टोर किया जाता है, तो द्रव नाइट्रोजन में, ठीक है, ये बात पूछ ले। और द्रव नाइट्रोजन में तो रखेंगे लेकिन कितने डिग्री टेम्परेचर पर रखेंगे, तो -196 आ जाएगा इसमें आंसर, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, देखो निम्न में से वह कौन सा अवयव है जो परागकणों को जीवाश्म के रूप में लंबे समय तक परिरक्षित रखता है, तो कौन सा है, स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन देखो क्या होता है, ये मान लो हमारा पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ऐसी होती है, ठीक है। पोलन ग्रेन पर एक क्या होता है, जर्म होल होता है, जर्म हिल होता है, ठीक है, जर्म हिल, ठीक है, यानी जनन छिद्र होता है, जर्म हिल्स मतलब जनन छिद्र, ठीक है। और देखो इसमें दो आवरण है, ठीक है, देखो पोलन ग्रेन में दो आवरण है, एक तो ये वाला आवरण है, ये तो किसका बना हुआ है, स्पोरोपोलिनिन का। देखो बताते रुको, जैसे मान लो आपका ये क्या है, ये क्या है, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन का एक तो बाह्य आवरण है, इसको क्या बोलते हैं, एक्साइन, क्या बोलते हैं, एक्साइन या बाह्य आवरण, और एक अंदर वाला आवरण है, इसको क्या बोलते हैं, इंटाइन, ठीक है, या आंतरिक आवरण। बाह्य आवरण तो किसके बना हुआ है, स्पोरोपोलेनिन का, स्पोरोपोलेनिन का बना हुआ है, जबकि आंतरिक वाला किसका बना हुआ है, सेलुलोज का, किसका, सेलुलोज का, ठीक है। आइए बात समझ में, हाफ ईयरली में ये क्वेश्चन आया था कि स्पोरोपोलेनिन कितनी परतों, सॉरी जो परागकण होता है वो कितनी परतों का बना हुआ होता है, तो देखो कितनी परतें हैं, एक दो एक्साइन थी और एक इंटाइन थी, ठीक है। अगर मान लो सेम टू सेम क्वेश्चन और आ जाए, एंथर की बात पूछ ले, तो एंथर में आप कितनी लेयर्स लिखोगे, 4 लेयर लिखोगे बेटा, कितनी लेयर लिखोगे, 4 लेयर लिखोगे, ठीक है। और तो इसका आंसर हो जाएगा स्पोरोपोलिनिन। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस में कैसे लिखोगे इसको, परागकण का बाह्य स्तर किसका बना हुआ है, स्पोरोपोलिनिन का, इस फॉर्म में इसको लिखोगे, ये इंपॉर्टेंट है। नवा क्वेश्चन है, आवर्तबीजी पादपों में मेल गैमेटोफाइट किसके विभाजन से बनता है, तो किसके विभाजन से बनता है बताओ, एंजियोस्पर्म में नर युग्मक यानी मेल गैमेटोफाइट किससे विभाजन से बनता है, किसके विभाजन से बनता है, तो जर्म सेल के विभाजन से बनता है, क्या, मेल गैमेटोफाइट। देखो कैसे, पोलन ग्रेन में क्या रहता है, कायिक केंद्रक और दूसरा नर युग्मक, और ठीक है, इससे क्या बन रहेगी, इससे ये देखो, ये तो कौन सा है, सोमेटिक सेल या कायिक कोशिका, या और इसके अंदर जो केंद्रक रहेगा वो कौन सा रहेगा, कायिक केंद्रक। ये कौन सी है, जन्निक कोशिका या जर्म सेल, और जर्म सेल जो होगी, देखो किसका निर्माण करेगी, मेल गैमेटोफाइट का। ये तो इसका काम तो क्या होगा, ये पराग नलिका के निर्माण में सहायता करेगा, ठीक है। तो ये तो पराग नलिका का निर्माण करके हो जाएगा नष्ट, और बचा ही मेल न्यूक्लियाई का क्या करेंगे हम आगे जाकर इसको फीमेल की जो देखो ओवम की जो कौन सी रहेगी, एग सेल से क्या कराएंगे, फर्टिलाइजेशन कराएंगे, ठीक है। आगे बात समझ में, तो मेल गैमेटोफाइट का निर्माण किससे हुआ, जर्म सेल से, तो इसमें कौन सा जाएगा, बी ऑप्शन ठीक है जाएगा। फिर है 10th क्वेश्चन, देखो किसी पौधे में n = 28 परागकण को संवर्धन माध्यम में वृद्धि कराने पर कैलस प्राप्त होता है, कैलस में
कैलस की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? आधी हो जाती है, कैलस में हमेशा आधी रहती है, तो 14 रह जाएगी। उसके बाद में है 11वां क्वेश्चन, गुरु बीजाणु धानी यानी मेगा स्पोर की बात कर रहे हैं। मेगा स्पोर किसके इक्वल है, किसके समतुल्य है? ठीक है, तो मेगा स्पोर किसके समतुल्य रहती है? बीजांड के। ठीक है, किसके? बीजांड के। कच्चे नारियल में नारियल पानी क्या होता है? कच्चे नारियल में जो नारियल पानी होता है ना, वो होता है स्वतंत्र केंद्रकीय भ्रूणकोश। ठीक है, एंडोस्पर्म होता है। फिर 13वां क्वेश्चन, बीज में अवशिष्ट, देखो न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? बीज में अवशिष्ट बीजांड का है या न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? ठीक है, तो क्या कहेंगे इसको? परिभ्रूणपोष कहेंगे। क्या कहेंगे? परिभ्रूणपोष। डबल फर्टिलाइजेशन किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो शैवालों में नहीं होता, इसमें अलैंगिक जनन और लैंगिक होता है, इसमें नहीं होगा, इन दोनों में नहीं होगा, तो किस में होगा? केवल आवर्तबीजी पादपों में। ठीक है, या एंजियोस्पर्म में। यानी डबल फर्टिलाइजेशन किस में होता है? केवल एंजियोस्पर्म में होता है। आवर्तबीजी पादपों में दोहरे निषेचन की आवश्यकता किसके निर्माण के लिए जरूरी होती है? ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है ना, उसके द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, यही बोल रहे हैं। तो किसका निर्माण किया जाता है? परिभ्रूणपोष का। डबल फर्टिलाइजेशन के द्वारा परिभ्रूणपोष या एंडोस्पर्म का निर्माण किया जाता है, भ्रूणपोष का या एंडोस्पर्म का। उसके बाद में है 16वां, पुष्पी पादपों में बिना निषेचन के बीज बनना निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है? तो वो कौन सी है बताओ? असंगजनन, एपोमिक्सिस। क्या है? असंगजनन या एपोमिक्सिस। उसके बाद में 17वां, बीजाणुभिद से बिना अर्धसूत्री विभाजन के पृथक रूप से गैमेटोफाइट बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहेंगे? अपबीजाणुता या एपोस्पोरी। ठीक है, उसके बाद में है 18वां क्वेश्चन, अनिषेक फलन क्या है? अनिषेक फलन क्या है? तो देखो, बिना निषेचन के बीज का निर्माण, बिना निषेचन के बीज का निर्माण, ये बात गलत है। ठीक है, फिर है बिना निषेचन के पौधे का निर्माण, ये भी बात गलत। बहुभ्रूणता, पॉलीएम्ब्रियो, ये भी नहीं होता। पॉलीएम्ब्रियो तो किसमें देखने को मिलता है आपको? सिट्रस में, यानी नींबू में और संतरे में। उसके बाद में है एक ऑप्शन बना, बिना निषेचन के फल का निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनिषेक फलन। ठीक है, उसके बाद में दोहरा निषेचन क्या है? ठीक है, दोहरा निषेचन क्या है? एक पराग नलिका के दो नरयुग्मकों द्वारा दो मित्र अंडों के संलयन को क्या बोलते हैं? दोहरा निषेचन। यानी देखो, ये पोलन ग्रेन था, इसमें ये काई कोशिका थी, ये दो नरयुग्मक थे, एंथर स्टिग्मा पर गए। ठीक है, पोलन ट्यूब का निर्माण किया और एम्ब्रियो सैक के अंदर ये चले गए। यहाँ पर एक एग सेल थी, यहाँ पर पोलन न्यूक्लियाई थे। तो देखो, दो नरयुग्मक थे, एक नरयुग्मक इससे संलयित हो गया, दूसरा नरयुग्मक इससे संलयित हो गया। इससे जो संलयित हुआ एग सेल से, उसने किसका निर्माण कर लिया? एम्ब्रियो का। और इसने एंडोस्पर्म का निर्माण कर लिया। ठीक है, तो दो बार निषेचन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो यही तो बोल रहे हैं, एक पराग नलिका के दो नरयुग्मक, एक नरयुग्मक दो नरयुग्मक द्वारा दो मित्र अंडों को संलयन करना। एक अंड कोशिका और दूसरी अंड कोशिका, दो न्यूक्लियाई के द्वारा दो अंड कोशिकाओं का फर्टिलाइजेशन क्या कहलाता है? दोहरा निषेचन। ठीक है, ये था। तो इस क्वेश्चन में आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 19वां में डी, युग्मक संलयन और त्रिक संलयन। देखो, युग्मक संलयन और त्रिक संलयन कैसे? दो नरयुग्मक आए थे, एक नरयुग्मक दो, इसने एक एग सेल को निर्माण एक सेल से संलयन कर लिया, यानी युग्मकों का युग्मक संलयित हो गए। दूसरा त्रिक संलयन कैसे हुआ? ट्रिपल फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ? देखो, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। त्रिक संलयन मतलब ट्रिपल फ्यूजन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन, एक बार फर्टिलाइजेशन और दूसरी बार फर्टिलाइजेशन, ये तो हो गया द्विक निषेचन, दोहरा निषेचन हो गया। और त्रिक संलयन कैसे हुआ? तो देखो, एक एन और दूसरा एन प्लस मेल न्यूक्लियाई का तीसरा एन, तो त्रिक संलयन हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो ऑप्शन 19वें में दिया जाएगा। फिर है 20वां, एम्ब्रियो सैक की किस कोशिका में से होकर पराग नलिका भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करती है? ठीक है, तो देखो, कौन सी कोशिका को जाएगा?
अपहासित सहायक कोशिका यानी सिनर्जिड सेल को देखो ये है हमारा एंडोस्पर्म। देखो इसमें 3 कोशिकाएं ऊपर बताई थी मैंने, पोलर न्यूक्लियस बीच में, और ये इस प्रकार। इन दोनों कोशिकाओं को बोलते हैं सिनर्जिड सेल या सहायक कोशिका। ठीक है, इसको बोलते हैं अंड कोशिका, इसको बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक। ठीक है, इसको बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक, इसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं? ये एंटीपोडल सेल। तो जब पोलन ट्यूब यहां से एंटर करेगी तो सबसे पहले किसको खत्म करेगी? इन सिनर्जिड सेल को, सहायक कोशिकाओं को। ठीक है, तो ये तो बोल रहे हैं पराग नलिका किस सहायक कोशिकाओं से के द्वारा भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश करती है? तो अपहासित सहायक कोशिका, सिनर्जिड सेल को जीतते हुए। उसके बाद में है अगले क्वेश्चंस 21। देखो क्या बोलता है, एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म होता है, तो एंडोस्पर्म हमेशा कैसा रहेगा? 3n रहेगा। अभी तो बताया 2, देखो एक एन और एक मेल न्यूक्लियाई का एन, तो 3n हुआ नहीं हुआ? त्रिगुणित हुआ कि नहीं हुआ? तो इसमें क्या लिखोगे? त्रिगुणित। कैसा क्या लिखोगे? इसका आंसर क्या लिखोगे? 3n या त्रिगुणित। ठीक है, गेहूं में खालिस्तान वर्तिकाग्र पाया जाता है, तो गेहूं में कैसा रहता है? पंखनुमा वर्तिकाग्र रहता है। स्टिग्मा या वर्तिकाग्र कैसा रहता है? पंखनुमा रहता है। उसके बाद में है बीजांड काय में भ्रूणकोश होता है जो खालिस्तान कोशिका व खालिस्तान केंद्रक का होता है। ठीक है, तो देखो बीजांड काय में एंडोस्पर्म, देखो एम्ब्रियोसेक में क्या क्या रहता है? 7 कोश की अवस्था रहती है और 8 केंद्र की। ठीक है, तो 7 कोश की व 8 केंद्र की होता है। कुछ पादपों में पुष्प कभी नहीं खिलते, ऐसे पुष्पों को क्या कहते हैं? देखो अनिर्मिल कहते हैं। क्या बोलते हैं? देखो क्या बोलते हैं? अनुन्मिल्य पुष्प या क्लिस्टोगेमस कहते हैं। ठीक है, और ऐसे पुष्प जो हमेशा खिले रहते हैं, जैसे कि जनरली सारे पुष्प आप जो देखो हमेशा खिले रहते हैं, उसको बोलते हैं कैस्मोगेमस। ठीक है, अब जो हमेशा बंद रहेगा, इसमें हमेशा कैसा परागकण होगा? पॉलिनेशन कैसा होगा? ऑटो पॉलिनेशन, स्व परागण होता है हमेशा। जो बंद दिया तो उसमें स्व परागण ही हुआ। ठीक है, उसके बाद में है 25वां, परागकण के बाह्यचोल में पाए जाने वाले कठोर कार्बनिक पदार्थ का नाम क्या है? तो ये बता दिया था मैंने, स्पोरोपोलेनिन है, स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, उसके बाद में है बीजावरण का विकास बीजांड के खालिस्तान अवयव से होता है। ठीक है, तो किससे होता है? बीजांडावरण, अध्यावरण से। किससे होता है? अध्यावरण या इंटीगुमेंट। इंटीगुमेंट 2 होती है ना, आउटर और इनर, तो इंटीगुमेंट से होता है। ठीक है, उसके बाद में है 27, अंड उपकरण में खालिस्तान व खालिस्तान पाई जाती है। देखो ये 3 कौन सी थी? एंटीपोडल सेल थी, बीज में पोलर न्यूक्लियाई थे और 3 कोशिकाएं थी। इन वाली तीनों कोशिकाओं को साथ में क्या बोलते हैं? एग अपेरटस या अंड उपकरण। क्या बोलेंगे? अंड उपकरण। ठीक है, अंड उपकरण में क्या क्या है? देखो ये नीचे की ओर दोनों कोशिकाओं को सिनर्जिड सेल बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? एग सेल। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? देखो अंड कोशिका में खालिस्तान कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो अंड कोशिका और दूसरी सिनर्जिड सेल। ठीक है, उसके बाद में है लघु बीजाणु धानी की सबसे भीतरी परत को पोषण कौन देता है? तो सबसे सीधा है, कौन सा है? टेपिटम। ठीक है, देखो ये बोल रहा है क्वेश्चन में, समझाता हूं। जैसे कि मान लो आपकी ये क्या है? एंथर है। ठीक है, 4 भाग थे, 4 थीका थे इसमें। तो देखो इसकी बात करें, 1 परत, 2 परत, 3 परत और 4 परत। 4 परत हो गई। 4 परत हो गई,
देखो अब इसके अंदर क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू है। ये परत कौन सी है, एपिथीलियम, ये एंडोथीसियम, ये मिडिल लेयर, और ये वाली कौन सी है, टेपिटम। अब टेपिटम का काम क्या है, टेपिटम का क्या है, देखो परिवर्धित होते हुए स्पोरोजिनस टिश्यू को न्यूट्रिशन देना। न्यूट्रिशन कौन देता है, टेपिटम देती है। और टेपिटम इंपॉर्टेंट है, इसका काम इंपॉर्टेंट है। स्पोरोपोलिनिन बताया था वो इंपॉर्टेंट है। और टेपिटम के फंक्शन तो रट के जाना, हो सकता है 3 नंबर में पूछ ले, ठीक है। उसके बाद में है छोटे क्वेश्चन 1 लाइनर वाले। पार्थेनियम पादप से विकसित कौन सी संरचना मानव में एलर्जी उत्पन्न करती है, तो सीधा सा है पोलन ग्रेन या परागकण। पुष्प के बाह्य दल का कार्य क्या है, पुष्प को सहायता प्रदान करना। विपरीत परिस्थितियों में फोटोसिंथेसिस करवाना पादप को, तो दोनों के आंसर लिखना है। इसमें परागकण आ जाएगा और इसमें विपरीत परिस्थितियों में पादप को, पुष्प को प्रकाश संश्लेषण करवाना व पुष्प की सहायता करना। यदि एक पौधे को लघु बीजाणु मात्र कोशिका में 12 गुणसूत्र है तो भ्रूणपोष में कुल कितने गुणसूत्र होंगे, तो भ्रूणपोष मतलब एंडोस्पर्म में। ये क्वेश्चन बहुत सीधा है। देखो लघु बीजाणु मात्र कोशिका में 12 गुणसूत्र हैं, तो देखो एमएमसी जो सेल थी उसमें कितने हैं टोटल, 12 गुणसूत्र हैं। अब एंडोस्पर्म में जाएगा तो कितने हो जाएंगे, देखो ये कैसा है 2n है, हाँ के ना 2n है, और ये कैसा है 3n है। देखो 2n है ये और ये 3n है। एंडोस्पर्म हमेशा 3n रहता है। और ये कैसा रहता है एमएमसी लघु बीजाणु मात्र कोशिका कैसी रहती है, 2n रहती है। तो इसमें किल कितने क्रोमोसोम है, 12। तो देखो n का मान कितना आ जाएगा, 2n बराबर 12, तो n बराबर 6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो देखो अब इसमें क्या है 3n है, एंडोस्पर्म कैसा है 3n, तो 3 × 6 कर दो, कितना आ जाएगा 18। तो इसमें कितने क्रोमोसोम आ जाएंगे, 18, ठीक है। उस प्रकार है पोलन कीट क्या होता है, पोलन कीट पोलन कीट जो होता है ना वो टेपिटम के द्वारा स्रावित होती है, ठीक है। विपुंसन की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, इमेस्कुलेशन में क्या होता है, पुष्प के नर भाग के जो एंथर होता है उसके एंथर को हटा देते हैं, किसके द्वारा, चिमटी के द्वारा, उसी को बोलते हैं इमेस्कुलेशन। पुष्प में कौन सा भाग फल बनाता है, पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है, तो कौन सा बनाता है, ओवरी वाला भाग जो होता है ना वो फल बनाता है, ठीक है। परिभ्रूण व फलभित्ति में विभेद करें तो ये देख लेना। उसके बाद में टेपिटम के कार्य को स्पष्ट करें, परिवर्तित होते हुए भ्रूण को पोषण पर, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना। 37वां क्वेश्चन तो एकदम इंपॉर्टेंट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका काम क्या है, परिवर्तित होते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करना, ठीक है, और पोलन किट का निर्माण करना, ठीक है। और देखो ये सब फंक्शन टेपिटम के हैं, देख लेना उसमें से अच्छे से। और बैगिंग या थैलीकरण तकनीक क्या है, इसमें क्या करते हैं हम, जैसे मान लो ये पुष्प है, पुष्प को क्या करते हैं, पूरे के पूरे को एक थैले में बंद कर देते हैं, थैले के द्वारा थैली से ढक देते हैं, ठीक है। थैली से रख दिया तो इसको बोलते हैं बैगिंग करना। अब देखो बैगिंग में क्या होगा, किसको प्रिवेंट कर देंगे हम, बैगिंग में प्रिवेंट क्या होता है, अब देखो बाहर से ये पूरी थैली लगा दी तो बताओ बाहर का परागकण इस पाएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो देखो क्रॉस पॉलिनेशन को हम क्या करते हैं, प्रिवेंट, और अलाउ किसको करते हैं, सेल पॉलिनेशन। अब होगा किसमें, ऑटो पॉलिनेशन या सेल पॉलिनेशन ही होगा, क्योंकि बाहर का परागकण तो आ ही नहीं सकता। और दूसरा कौन सा था, बैगिंग। बैगिंग में क्या देखो दूसरा कौन सा था, विपुंसन। विपुंसन की प्रक्रिया में हम क्या कर रहे थे, एंथर वाले नर भाग एंडोस्पर्म में, देखो एंडोसियम में से एंथर को हटा रहे थे। अब एंथर को हटा दिया तो ऑटो पॉलिनेशन तो हो ही नहीं सकता। तो विपुंसन प्रक्रिया में, इमेस्कुलेशन में हम प्रिवेंट किसको कर रहे हैं, प्रिवेंट किसको कर रहे होते हैं, इमेस्कुलेशन प्रक्रिया में प्रिवेंट किसको कर रहे होते हैं, ऑटो पॉलिनेशन को, और अलाउ किसको कर रहे थे, क्रॉस पॉलिनेशन को। उल्टा है, ठीक है। और ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बैगिंग और विपुंसन और टेपिटम। त्रिक संलयन से आप क्या समझते हैं, कहां और कैसे संपन्न होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है। देखो और इसमें देखो सही क्रम में व्यवस्थित करो तो क्या क्या आ जाएगा, देखो कर लेना इसको तो। उसके बाद मैं त्रिक संलयन बता देता हूं क्या हो गया होता है।
त्रिक संलयन में क्या होता है, बता तो दिया 2-3 बार, लेकिन फिर देख लो। जो पोलन ग्रेन से उसमें दोनों मेल न्यूक्लियाई थे, 2 मेल न्यूक्लियाई आए थे कहां पर, एंडोस्पर्म में, ठीक है। किसमें आए थे, एम्ब्रियोसैक में। एम्ब्रियोसैक की एक नर युग्मक तो एम्ब्रियोसैक की एग सेल से संयोजित हो जाता है और दूसरा पोलर न्यूक्लियाई से, और ये क्या बना लेते हैं, 3 एंडोस्पर्म बना लेते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। ये थे, ये बड़े क्वेश्चन है, इनको देख लेना। वेलिसिन एरिया वाले को थोड़ा ध्यान से देख लेना। वेलिसिन एरिया वाला क्या है और ये दोहरा निषेचन क्या है, 2 घटनाओं का ये देख लेना। दोहरे निषेचन वाला एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको और देख लेना। उसके बाद में फल वाले को और देख लेना, फल वाले जो क्वेश्चन है ना उनको और देख लेना। स्पष्ट क्रियो, एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियो, इनको जरूर देख लेना, ठीक है। उसके बाद में वो पुष्प की अनुदैर्ध्य काट, इसको जरूर देख लेना, 1 नंबर में ये आ सकता है। एल्ब्यूमिनस और गैर एल्ब्यूमिनस, इसको ये भी इंपॉर्टेंट है, जरूर आ सकता है, ठीक है। और तो कौन सा पादप, इस कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, जो थे लगा लेना, इंपॉर्टेंट है, उनको बार बार रिवाइज करना। बड़े क्वेश्चन तो जो मैंने बताए उनसे बाहर नहीं जाएंगे, छोटे जो हैं वो रहेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ।